2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या। शूट आउट का मोस्ट वांटेड विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ फरार। यूपी पुलिस ने चलाया धरपकड़ एनकाउंटर अभियान। 9 जुलाई को पुलिस की गिरफ्त में आया गैंगस्टर विकास दुबे। 10 जुलाई को कुख्यात अपराधी विकास दुबे हुआ ढेर। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे 2 जुलाई से पहले ये विकास दुबे शायद ही इसको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 2 जुलाई के बाद एक रात के बाद इस विकास दुबे को यूपी के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान में इस नाम की चर्चा होने लगी। उत्तर प्रदेश के नंबर 1 क्रिमिनल विकास दुबे की कहानी का आखिरकार नाटकीय ढंग से विनाश हो गया। यूपी पुलिस पिछले 7 दिनों से लगातार विकास दुबे की तलाश में गलियों की खाक छान रही थी, लेकिन कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच सके। अचानक वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में नजर आया और पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गया। 9 जुलाई यानी गुरुवार को उसने मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें एमपी पुलिस की वाहवाही होने लगी तो यूपी पुलिस की कानसेली व मुस्तैदी पर सवालिया निशान लग गए। कानपुर शूट आउट के 7वें दिन विकास दुबे कानून की गिरफ्त में और 8वें दिन इस दुर्दांत अपराधी का खेल खत्म हो गया। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले 8 दिनों में कब कब और क्या क्या कहां हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी का मोस्ट वांटेड व 5 लाख का इनामी अपराधी विकास दुबे शुक्रवार सुबह मार गिराया गया। पुलिस की माने तो उज्जैन से कानपुर लाते समय विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। इस दौरान एनकाउंटर हुआ और वह मारा गया। अब एक नज़र हर दिन की कहानी पर भी डालते हैं। 2 जुलाई 2020 कानपुर में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को रात के अंधेरे में घात लगाकर मार डाला। कुख्यात अपराधी विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी बना। 3 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने विकास दुबे के चाचा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को बिकरू गांव के पास सिवली जंगल में एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में डीएसपी रैंक का एक अधिकारी घायल भी हुआ था। 4 जुलाई 2020 अधिकारियों ने बिकरू गांव में स्थित विकास दुबे के किलेनुमा घर को उसी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए किया था। 4 जुलाई को ही यूपी पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए 25 से ज़्यादा टीमों का गठन किया। 6 जुलाई 2020 गैंगस्टर विकास दुबे पर रखा गया इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया और यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया। 6 जुलाई को ही कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले और ड्यूटी में ढिलाई बरतने के आरोप में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। 7 जुलाई 2020 भगोड़े गैंगस्टर विकास दुबे को फरीदाबाद शहर में देखा गया, लेकिन विकास दुबे हरियाणा पुलिस के शिकंजे से बच निकलने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे ट्रैक करने के लिए लगभग 100 टीमें तैनात की थीं। 8 जुलाई 2020 उत्तर प्रदेश के पुलिस के इंस्पेक्टर विनय तिवारी को निलंबित करने के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसने एक मामले में गैंगस्टर विकास दुबे को संगीन धाराओं में नामजद करने के बजाय मारपीट करने का आरोपी बनाया था। उसी ने विकास दुबे को पुलिस के दबिश के बारे में जानकारी भी दी। 8 जुलाई को ही यूपी पुलिस ने भगोड़े गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया। पुलिस द्वारा फरीदाबाद में एक होटल में छापा मारने के कुछ ही घंटे बाद विकास दुबे को देखा गया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक ऑटो में बैठकर भागने में सफल रहा। 8 जुलाई को राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने हमीरपुर जिले में विकास दुबे के करीबी और अंगरक्षक अमर दुबे को एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। इसी दिन विकास दुबे के एक अन्य करीबी प्रभात मिश्रा को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के पास मुठभेड़ में मार गिराया। 9 जुलाई 2020 यूपी ने गुरुवार की सुबह गैंगस्टर विकास दुबे का एक और करीबी रणवीर उर्फ बब्बन शुक्ला को इटावा में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। बब्बन के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस एनकाउंटर को इटावा पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ टीम ने मिलकर अंजाम दिया। 9 जुलाई को ही गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत विकास दुबे ने वहां जाकर सरेंडर किया।
इस दिन उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे की आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं दिखाई और सीधे यूपी एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया। इसलिए उसके लिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं पड़ी। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए रवाना हुई। 10 जुलाई 2020 एसटीएफ का काफिला हाईवे से होते हुए कानपुर नगर की सीमा में दाखिल होता है। सुबह के करीब 6:32 पर हाईवे पर नाका लगाकर ट्रैफिक को रोका जाता है। गोलियों के चलने की आवाज भी आती है। कुछ देर बाद विकास दुबे को खून से लथपथ हालत में कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में लाया जाता है, जहां कुछ देर बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस तरह से विकास दुबे का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार सुबह कानपुर की सीमा के अंदर एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर को अंजाम दे दिया। लेकिन अब इस मुठभेड़ को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ और एसटीएफ की गाड़ी कैसे पलटी? क्या लगातार भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस के हथियार छीन लिए? विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायरिंग की या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई? जिस विकास दुबे ने खुद उज्जैन में चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया? खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है? आखिरकार कानपुर आकर ही क्यों भागने लगता है विकास दुबे? क्या भागते हुए अपराधी के सीने पर गोली लगती है? क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं, जान से मारना था? सवाल उठते उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और यूपी एसटीएफ को सौंपने से पहले उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत के लिए क्यों नहीं भेजा? क्या रची गई विकास दुबे के साथ ही सफेद पोशों के राज दफन करने की साजिश? अब इन सवालों के जवाब कौन देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष भी इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और आइए देखते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहे हैं। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है, सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है? जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। ये जो एनकाउंटर अभी हुआ है, विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी उज्जैन महाकाल उज्जैन मंदिर में मध्य प्रदेश में। उससे गार्ड द्वारा जो सूचित किया गया पुलिस को पकड़ में आया। उसके बाद एसटीएफ की बगैर ट्रांजिट और बगैर रिमांड, बगैर पेशी पे अदालत ले जाए बगैर उसको एसटीएफ को सौंप दिया जाता है और वो आता है कानपुर में। कानपुर से 17 किलोमीटर पहले दुर्दांत अपराधी पुलिस की पिस्टल छीन के भाग रहा था, उसको गोली मारी गई। तो इस पर सियासत चालू हो चुकी है, क्या कहना? देखिए, जो 8 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोग पहले दिन से सरकार से यह जांच की मांग कर रहे थे कि कौन कौन लोग विकास दुबे के सानिध्य करता है, किन किन लोगों से उसका साथ है, किन के साथ उठना बैठना है, क्या क्या व्यापारिक कारोबार है। और निश्चित रूप से जो श्री देवेंद्र मिश्रा
सीओ हुआ करते थे। उन्होंने भी एक पत्र लिखकर एसएसपी से जिस तरह इंस्पेक्टर और उस अपराधी के गठजोड़ को उजागर किया था, सरकार ने उसे भी संज्ञान नहीं लिया था। आज विकास दुबे के मरने के बाद सारे राज दफन हो गए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही थी कि जिस तरह पंचम दल के अधिकारियों के साथ, सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ, तमाम आईपीएस अधिकारियों के साथ उसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे थे, कहीं ना कहीं यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि उस अपराधी का लगातार एक बड़ा नेटवर्क था, जिसके नाते वो आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में पूरी तरह सामर्थ रहा। मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। विकास के मरने के बाद वह लोग, जिन लोगों ने ऐसे अपराधियों को लगातार संरक्षण दिया था, अब उसके राज दफन हो गए। इससे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर पुलिस और सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस द्वारा विकास दुबे के 5 सहयोगियों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। साथ ही तहसील पूनावाला ने इस एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत भी की है, यानी शिकायत दर्ज कर दी है। तो ये थी कहानी विकास दुबे की गिरफ्तारी से लेके एनकाउंटर तक। विकास दुबे का चैप्टर यहाँ पे हो जाता है क्लोज, क्योंकि अब सियासी रण में कई प्रश्न ऐसे उठेंगे, कई लोग इस पे टिप्पणियां भी करेंगे। लेकिन नई खबरें, नए अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया जंक्शन। तब तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।